दिया गया दान, किया गया काम और अर्जित ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपके जीवन काल में उसका प्रभाव अवश्य रूप से परिलक्षित होता है। इसी भाव से इस कार्यशाला को, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को माननीय अध्यक्ष महोदय ने आप सबके लाभार्थ आयोजित किया है। बड़े आदर और बड़े सम्मान के साथ सत्र के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी, पूर्व महानिदेशक भारतीय जनसंचार संस्थान जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अपने व्याख्यान से हम सबको लाभान्वित करें। आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यशाला में उपस्थित छत्तीसगढ़ के विधानसभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, विधानसभा के माननीय सचिव श्री दिनेश शर्मा जी, मेरे बहुत ही अभिन्न मित्र और हमेशा अपने उत्साह से लबरेज रहने वाले माननीय मंत्री श्री केदार कश्यप जी, भाई कृष्णादास जी, इस सभा में उपस्थित सभी माननीय पत्रकारगण, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर साहब ने मुझे आमंत्रित किया। 2009 में जब मैं छत्तीसगढ़ से जा रहा था तो डॉक्टर साहब ने मेरा हाथ पकड़ा, कहा कुछ दूसरी व्यवस्था हो सकती क्या? मुख्यमंत्री थे, कुछ भी कर सकते थे। तो मैंने साहब मेरे लिए कोई व्यवस्था मत कीजिए, मैं जाऊंगा और इज्जत से आऊँगा। तो डॉक्टर साहब ने मुझे आशीर्वाद दिया, विदा किया, बोले कि ठीक है, तुम जो चाहते हो करो। पर उनका मन नहीं था मैं यहाँ से जाऊँ, पर डॉक्टर साहब आज में आया तो ठीक ठाक ही आया, इसलिए आपने मुझे विदा किया। देखिए, घर में आप कुछ भी कर लो तो उसका कोई महत्व नहीं, पर बाहर थोड़ा अश्वमेध यज्ञ करके लौटो तो ठीक रहता है। उनका आशीर्वाद था कि मैं यहाँ से गया, लंबे समय तक विभागाध्यक्ष रहा, मधुकर जी इसके गवाह है। फिर वहाँ कुलसचिव रहा उस विश्वविद्यालय का, जो एशिया का प्रथम और भारत का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। वहाँ कुलपति बनने का भी अवसर मिला कुछ समय। मेरी दिल्ली पदस्थापना हो गई तो उस कारण मुझे दिल्ली जाना पड़ा, और ये सब इस कारण से हुआ कि मैं थोड़ा सा आप सबके मोह से मुक्त हो पाया। पर शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि मैंने आप सबको याद नहीं किया, कोई भी ऐसा दिन नहीं। मेरे बहुत सारे साथी जिनने मेरे साथ काम किया, इसमें सभा में बैठे हुए हैं, प्रवीण बैठे हैं, बबलू तिवारी बैठे हैं, बहुत से लोग हैं जिनने साथ में हमने काम किया। कुछ लोगों का कैरियर मेरे साथ शुरू हुआ, कुछ लोगों ने मेरे साथ पढ़ाई भी की, कुछ लोगों ने मेरे अध्यापक रहते पढ़ाई की। यहाँ बैठे 2 विद्यार्थी हमारे साथी और दुए। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने घर आते हैं। और छत्तीसगढ़ जो है पत्रकारिता की तो भूमि है ही, साहित्य, पत्रकारिता, संस्कार, हर तरह से छत्तीसगढ़ ने अपने को संस्कारी तो साबित किया। अभी वक्ताओं ने जो विषय रखा कि किस तरह छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है देश के सामने। छोटा होने से कोई छोटा नहीं होता, आप क्या कर रहे हैं और किस स्थान पर कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। विधानसभा छोटी बड़ी नहीं होती, सदन छोटे बड़े नहीं होते। वो सदन किस प्रकार की मूल्यों मर्यादाओं की स्थापना कर रहे हैं, उससे सदन छोटे और बड़े होते हैं। ब्रिटेन का हाउस तो बहुत छोटा है, देश भी छोटा है, लेकिन हमने उनसे सीखा, उनके लोकतंत्र से सीखा, फ्रांस से सीखा। इसलिए दुनिया में जो लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छे पद चिन्ह छोड़ते हैं, दुनिया उनको याद करती है। तो मैं इस विधानसभा को छोटा नहीं मानता, बड़ा मानता हूं। और आप सोचिए, इतनी समृद्ध विधानसभा डॉक्टर साहब इस समय देश में कहीं नहीं। जो तीनों प्रमुख नेता हैं इस विधानसभा के अंदर, चाहे नेता सदन हो, चाहे माननीय नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे माननीय अध्यक्ष जी हो, तीनों ऐसे हैं जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा में भी रहे हैं, और विधानसभा का भी लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं। कि छोटी मोटी बात नहीं। किस हाउस में ऐसा समृद्ध नेतृत्व मौजूद है, आप बताइए मुझे। इस नाते कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती। वहां कौन लोग नेतृत्व कर रहे हैं, किस दिल के लोग हैं, कितने बड़े मन के लोग हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या परंपराएं छोड़ के जा रहे हैं, उससे कोई चीज छोटी या बड़ी होती है। और मैं तो इस जमीन का इतना ऋणी, मैं तो पहली बार संपादक ही यही बना। मुझे तो मध्य प्रदेश में पढ़ लिख रहा था, मैं तो भोपाल से पढ़ रहा था, पर मुझे जो भी बड़े अवसर मिले वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में जो मैंने किया उसके नाते मिले। मैं भास्कर विलासपुर में संपादक रहा, मैं हरिभूमि का यहाँ संपादक बना, जो यहाँ पहला न्यूज चैनल निकला उसके साथ भी मैं जुड़ा रहा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आपको चीज़ें बनाती हैं, स्थान आपको बनाता है। और मेरी जो निर्मिति है उसका समस्त श्रेय अगर किसी एक स्थान को है तो वो रायपुर बिलासपुर को है, और इसलिए मैं इस जमीन को प्रणाम करता हूँ। ये माधवराव सप्रे की जमीन है। माधवराव सप्रे साधारण व्यक्ति नहीं थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म दमोह में हुआ,
और तिलक जी के संपर्क में थे। और बाल गंगाधर तिलक ने उनसे कहा, तिलक महाराज ने, कि हिंदी में काम करो। आज मैं इसलिए बात ये कहना चाहता हूँ कि आज मुंबई में प्रदर्शन हो रहा है जिसमें हिंदी के विरोध में आज बेसुरी आवाजें उठाई जा रही है। इसलिए इस बात में उल्लेख करना चाहता हूँ, हिंदी के निर्माता कौन है? आज जैसा बड़ा अखबार बनारस से निकला, उसके संपादक महाराष्ट्र में पैदा हुए विष्णुराव पराड़कर जी थे। विष्णुराव पराड़कर जी ने सिखाया हिंदी के लोगों को हिंदी कैसे लिखी जाएगी। हिंदी पत्रकारिता का संस्कार करने वाले जो आरंभिक संपादक है उसमें गदरे साहब, रघुनाथ खाडिलकर ने पूरी किताब लिखी संपादन कला पे। तब लोगों ने किस तरह से संपादन करना, इसकी पहली किताब है। इसलिए बहुत बड़ा योगदान मराठी भाषियों का है। ये बात इस मंच का लाभ लेते मैं कहना चाहता हूँ। प्रसंग से इधर जरूर है, पर आज ये बात कहनी चाहिए। तो गदरे साहब को भूल करके, सप्रे साहब को भूल करके, विष्णुराव पराड़कर जी को भूल करके, सप्रे साहब को भूल करके ये पत्रकारिता पूरी नहीं होती। इसलिए गैर हिंदी भाषियों का जो योगदान है हिंदी की पत्रकारिता में, उसको भी याद करना चाहिए। और इस नाते आज के इस कार्यक्रम में जब हम यहाँ उपस्थित हैं, तो ये भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा अपने 25 साल तो पूरे कर ही रही है, पर हिंदी की पत्रकारिता में अपने 200 साल पूरे कर रही है। ये बहुत आवश्यक प्रसंग है कृष्णदास जी। बहुत सही इस वक्त पर हमने एक शुरुआत की। 200 साल पूरे करना कोई छोटी मोटी बात नहीं। 1826 में उदंत मार्तंड नाम का पत्र जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। युगल किशोर शुक्ल उसके संपादक थे डॉक्टर साहब। और आपको दुख होगा और आश्चर्य भी होगा कि जो पहला संपादक हिंदी का है जिसने उदंत मार्तंड नाम का पत्र निकाला, उसके नाम पर देश में कोई स्मारक नहीं, पूरे देश में कोई स्मारक नहीं। आप कल्पना करिए कि हम हिंदी के लोग कितने स्मृतिहीन हैं। जब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का महानिदेशक बना तो मैंने वहां की ग्रंथालय और पुस्तकालय का नाम पंडित युगल किशोर शुक्ल के नाम से किया। और ये मैंने स्वप्रेरणा से नहीं किया। एक दिन मैंने दैनिक जागरण में विक्रम जी खबर देखी। दैनिक जागरण में खबर छपी थी कि न कोलकाता में न उन्नाव में, जहां पर उन्होंने काम किया, जहां जन्म हुए, वहां भी कोई स्मृति में कुछ नहीं और वहां भी कुछ नहीं। बाद में वहां के विधानसभा अध्यक्ष जी ने वो खबर पढ़ी कि आईएमसी के, तो बोले नहीं, उनके गांव में मैं करता हूँ। हृदय दीक्षित जो विधानसभा अध्यक्ष थे, पर कुछ हो नहीं पाया बहुत ज्यादा। ये भी एक चीज है कि हमें अपने नायकों को स्मरण रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि हम सप्रे जी के नाम पर सम्मान भी देते हैं, उन्हें याद भी करते हैं। और राजनांदगांव में साहब ने तीनों महापुरुषों के नाम पे बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रारंभ भी किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम अपने जो नायक जिन्होंने हिंदी की सेवा की उनको याद रखें, उनकी स्मृति में कुछ करें। इस साल भी कोलकाता में कोई कार्यक्रम उनकी स्मृति में नहीं हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ। और आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूँ, जो हम गूगलवादी लोग हैं, हर चीज़ गूगल से ग्रहण कर रहे हैं, सब गूगल से ग्रहण कर रहे हैं। पूरे देश में पिछले 4-5 सालों से मैं लगातार चेतावनी दे रहा हूँ, लोगों को पहले लिख के बताता हूँ कि जो चित्र युगल किशोर शुक्ल के नाम पर छापा जा रहा है उनका चित्र नहीं है। देश भर के अनेक अखबार जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन 30 मई को जो फोटो छापते हैं वो शिव पूजन सहाय का फोटो है। मैं अनेक संपादकों से बात करता हूँ, आपने किसने कहा ये युगल किशोर शुक्ल का चित्र है? ये साहब गूगल से निकाला है। हमने गूगल से आगे बढ़ी। युगल किशोर शुक्ल का कोई चित्र मधुकर जी मौजूद ही नहीं है। और हर साल युगल किशोर शुक्ल को शिव पूजन सहाय का चित्र छापकर श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि जब आप गूगल में टाइप करेंगे युगल किशोर शुक्ल तो शिव पूजन सहाय का चित्र आ जाता है। गूगल एक बार गलती करता है, सदियां उसको भुगतती है। इसलिए भी मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि आप भी बहुत गूगली करते हो। और बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर हम यहाँ खड़े हैं कि 25 साल पूरा करना, मतलब एक युवा हो गई विधानसभा, नौजवान हो गई विधानसभा। जब कोई चीज नौजवान हो जाती है तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, किशोरावस्था की गलतियां माफ हो जाती हैं। बचपन में तो सब मानते कि आप गलती करोगे, पर एक नौजवान व्यक्ति 25 साल का हो गया तो गलतियां नहीं कर सकता, न उस विधानसभा के अंदर बैठे हुए लोग, न उसको कवर करने वाले लोग। इसलिए कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे विज्ञ अध्यक्ष के नेतृत्व में हम यहाँ बैठे हैं। मैं सर का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने चुना और ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने छत्तीसगढ़ से ही पत्रकारिता की दीक्षा ली। और आप जानते हैं साथियों कि जो संसदीय पत्रकारिता है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र लोगों तक पहुंचेगा कैसे? लोकतंत्र लोगों तक जाएगा कैसे? लोकतंत्र कोई पुड़िया और तावीज नहीं कि लोगों तक पहुंचा दे आप। लोकतंत्र सक्रियता से, सहभागिता से, संवाद से सार्थक होता है। लोकतंत्र की आत्मा जनता की भागीदारी में नहीं थी। किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को मौका कैसे मिलता है, लोगों की बात सुनी जा रही है क्या, या लोगों की बातें अनसुनी की जा रही हैं? छोटी छोटी जो आकांक्षाएं हैं, छोटे छोटे सपने हैं, अकेली आवाजें भी हैं, वो भी सुनी जानी चाहिए। ये लोकतंत्र की सार्थकता है। और मुझे लगता है कि इस नाते हमें
इस बात पर विचार करना पड़ेगा, क्या हम उन आवाजों तक पहुंच पा रहे हैं। संसद और विधानसभाएं जो हैं इसीलिए स्थापित की गई। जब हमने गणतंत्र को स्वीकार किया, संसद और विधानसभाओं की स्थापना की, इसलिए की कि यहाँ जनता के प्रतिनिधि आएंगे, जनता की बात कहेंगे और उन विमर्शों को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारे पत्रकार साथी करेंगे। इसलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपको कहा गया। ये जन मान्यता है, ये कोई संवैधानिक मान्यता नहीं। जनता ने माना कि आप लोकतंत्र के चौथे दर्शन हैं। अब एक थोड़ा सा कल्ट है जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। हमारी पत्रकारिता का आधार क्या है, पश्चिम की पत्रकारिता का आधार क्या है। ये जो पत्रकारिता प्रारंभ हुई, यह पश्चिम में प्रारंभ हुई। माननीय सचिव विधानसभा जी, ये पश्चिम की देन, हमने नहीं शुरू की। जर्नलिज्म हमारा उत्पाद नहीं। जर्नलिज्म की प्रैक्टिस विदेशों में प्रारंभ हुई और उन्होंने पत्रकारिता के मानक गढ़े। उन्होंने तय किया ये होगा तो पत्रकारिता होगी, ये होगा खबर होगी, ये होगा नहीं होगी। प्रारंभ किताबें लिखी गई ब्रिटेन में, विक्रम जी। जब किताबें लिखी गई, उन किताबों में लिखा गया कुछ आपसपूर्ण होना चाहिए, कुछ गड़बड़ होनी चाहिए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, कुछ झगड़ा होना चाहिए, कुछ विवाद होना चाहिए, कुछ अशोभन होना चाहिए, तब पत्रकारिता होगी, वरना पत्रकारिता नहीं होगी, खबर बनेगी नहीं। यानी इतनी सुंदर चर्चा है, इसका कोई मतलब नहीं। ये दीवार भसक जाए, छत भसक जाए, ये सबसे बड़ी खबर है। और आप देखते होंगे न्यूज रूम की हालत, देखते होंगे न्यूज रूम उन्हीं कॉन्सेप्ट में खड़े किए गए। मैं टेलीविजन में गया तो मेरी हालत खराब हो जाती, डॉक्टर लोग चिल्लाते थे काटो 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 काटो, मैंने कुछ गड़बड़ हो गया तो काट के लगा दो। मतलब विचार भी नहीं करना सही है गलत है, यह अवकाश भी नहीं है कि ये गलत है सही है, इसको करना कि नहीं करना, इतना भी नहीं सोचना। काटो 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 लगाओ, कुछ भी नहीं है मैटर। आधे घंटे तक खींचो, नीचे प्रोड्यूसर बोलता है खींचो इसको आधे घंटे। कैसे खींचो यार, गजब है। खींचो इसको, खींचो, तानो, ये तान दो या इसको खींच दो। अरे हमने कैसे खींच दे भाई, कपड़ा है, खींच दे, ऐसी बात है क्या। तो ये जो वैल्यूज है, और हम कई बार अपने को कहते हैं हमारी जर्नलिज्म का नहीं है। हमारे यहाँ जो थी वो संवाद की परंपरा थी। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन नहीं था, ऐसे नहीं, हम भी कम्युनिकेशन करते थे। इतना बड़ा मुल्क चल रहा था, कम्युनिकेशन से चल रहा था, हम भी कम्युनिकेशन करते थे। संवाद पर हमारा भी विश्वास था, पर हम पत्रकारिता जर्नलिज्म नहीं करते थे, हम संवाद करते थे, जिसका जिक्र अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने किया। एक नारद जी थे, नारद जी संवाद करते थे, उनके हर संवाद का उद्देश्य कुछ लोक मंगल होता था, कुछ अच्छा होगा। और नारद जी की क्रेडिबिलिटी देखिए, क्रेडिबिलिटी है कि वो राक्षसों के पास भी जाते हैं तो वो भी उन पर भरोसा करते हैं, वो देवताओं के पास जाते हैं वो भी उन पर भरोसा करते हैं, वो गंधर्वों के पास जाते हैं वो भी उन पर भरोसा करते हैं। क्रेडिबिलिटी का लेवल क्या था, ये क्रेडिबल जर्नलिज्म हमारा था। इस तरह की संचार की परंपरा, इसलिए मैं उसको जर्नलिज्म नहीं कहता, उसके बाद संचार कहता था कि हमारा जो कम्युनिकेशन था वो क्रेडिबल था। हमारा जो संचार था वो लोकमंगल के लिए था। हमारा जो संचार था उससे कुछ भला होने वाला होता था समाज और प्रकृति का। उनने जो संवाद की परिभाषाएं रची, उनने जिसको जर्नलिज्म नाम दिया, हमारे संवाद को जर्नलिज्म नाम दिया, वह बना ही है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए, वो बना ही है विवाद पैदा करने के लिए, वह बना ही है आपकी निजता को भंग करने के लिए, वह बना ही है कुछ बेचने के लिए। ये ध्यान रखिए। इसलिए उनने बॉडी और प्लेजर की पत्रकारिता को अपना आधार बनाया, आनंद को अपना आधार बनाया। हमारी पत्रकारिता इसके लिए नहीं है। हमारा जो संवाद है वो आनंद मौज के लिए नहीं, मौजे के लिए नहीं है। हम मौज के लिए इसके लिए नहीं करते, हम इसलिए करते हैं हमारे लिखे हुए से कुछ भला होने वाला है, हमारे लिखे होने से कुछ बदलने वाला है, वो सकारात्मक। इसलिए संवाद देखिए, संवाद का सुसंवाद शब्द नहीं है, संवाद अपने आप में ही सार्थक है, संवाद अपने आप में पॉजिटिव है, सुसंवाद शब्द नहीं है। इस नाते हमें जो हमारी संवाद की परंपरा है, जो हमारी संचार की परंपरा है, उस पर हमारे जर्नलिज्म को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि इसकी फिलॉसफी को हमको समझना पड़ेगा। अगर हम इतनी विकृति परोस रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं हमारी रूट्स में गड़बड़ है। इस पर मैंने सोचा, हमें रूट्स में गड़बड़ है। हम सीख रहे हैं पश्चिम की किताबों से, वो क्या बताती हैं, अद्भुत बताती हैं। पहली परिभाषा ही वो लिखता है मधुकर भाई, पहली परिभाषा लिखता है, आदमी अगर कुत्ते को काट ले तो समाचार है, और कुत्ता अगर आदमी को काट ले तो समाचार नहीं है, वो तो रूटीन है। इसलिए हम रूटीन छोड़ करके जो क्रिएट कर रहे हैं, खबरें क्रिएट की जा रही। मैंने न्यूज रूम के अंदर खबर सुना कि क्रिएट करो, कुछ नया क्रिएट करो। आखिर कोई चीज क्रिएट की जा सकती है क्या? आप ब्रह्मा है, क्रिएट करेंगे, मतलब कुछ खबर नहीं है पर हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करना बुरी बात नहीं, पर सकारात्मकता का दृष्टिकोण है या नकारात्मक दृष्टिकोण है, इसको हमको देखना पड़ेगा। और नकारात्मकता से कहीं कोई पहुंचता नहीं है, ध्यान रखिए। दुनिया के अंदर आज दुनिया के अंदर संवाद न होने के नाते समस्या, आज संवाद नहीं है, इसलिए दुनिया के देश आपस में टकरा रहे हैं।
इसलिए बम पटाखे फूट रहे हैं, इसलिए लोगों का खून बह रहा है। क्योंकि अंततः हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते, दुनिया की कोई समस्या नहीं है जो संवाद के माध्यम से हल न की जा सके। युद्ध प्रारंभ होता है संवाद न होने से, युद्ध समाप्त होता है संवाद होने से। इसलिए हमें संवाद की जो भारतीय परंपरा है, संचार की जो भारतीय परंपरा है, उस पर लौट के आना पड़ेगा। और पत्रकारिता के, हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने पर यह हम सब पत्रकारों को संकल्प लेना चाहिए कि हम वापसी करेंगे, हम घर वापसी करेंगे। और मैं इसको विचारों की घर वापसी कहता हूं। ये विचारों की घर वापसी होगी, हम अपने घर लौट के आएंगे, अपने भारत को जाने। इसलिए हम कहते हैं भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, भारत को बनाओ। ये पत्रकारिता किसके लिए, ये राजनीति किसके लिए है, ये दुनिया के जितने सारे इंतजाम हमने खड़े किए हैं, तंत्र खड़े किए, किसके लिए? ये अंततः तो लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए। ये कुछ बेचने और खरीदने की दुनिया नहीं है, हमको ध्यान रखना पड़ेगा। संवाद की दुनिया को हमने क्योंकि बेचने खरीदने की दुनिया बना दिया है, इसलिए संवाद की समस्या खड़ी हुई है। आपको आंकड़े देखने चाहिए किस तरह से हमारा बिजनेस मीडिया का, एंटरटेनमेंट का बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई जरा नहीं। पर जो भाषा लेकर के आ रहा है, जो संस्कृति लेके आ रहा है, अभी एक नई ओटीटी नाम की समस्या खड़ी हुई। ओटीटी में जो भाषा बोली जा रही है वो कौन बोलता है? छत्तीसगढ़ में बुद्ध बोलता हो तो कहां बोलता है? अगर आपके पास माध्यम है तो आप गालियों की बारिश करेंगे, इसकी आजादी आपको दी नहीं जा सकती। आप सोचिए संवाद का मतलब क्या? संवाद का मतलब यह है कि दो पक्ष संवाद करेंगे, उससे कुछ निकलेगा। पुराने समय में हमारे 3 दिन की शादियां होती थी अरुण जी, शादियों में शास्त्रार्थ होता था, दोनों पक्ष के विद्वान बैठ करके शास्त्रार्थ करते थे, पर शास्त्रार्थ से कुछ निकलता था। कुंभ के आयोजन इसीलिए ख्यात हुए, उसमें शास्त्रार्थ होता था, लोक मंगल की चर्चा होती थी, समाज के लिए कुछ ना कुछ वहां अच्छा निकलता था। और कम्युनिकेशन मॉडल देखिए कि कुंभ में होने वाली चर्चा जो इलाहाबाद में हो रही होगी, प्रयागराज अब नाम हो गया, प्रयागराज में हो रही होगी, नासिक में हो रही होगी, उज्जैन में हो रही, कुंभ कहीं भी हो रहा होगा, वहां जो चर्चा होती थी, हमारा कम्युनिकेशन मॉडल इतना जबरदस्त था। उस समय 50-60 करोड़ लोग नहीं जाते थे कुंभ में, साधन नहीं थे, बहुत कम लोग जाते होंगे, पर गांव-गांव, जंगल-जंगल, गिरिवासियों तक, वनवासियों तक वो संदेश जस का तस पहुंचता था, बिना आर्टिकुलेट हुए। क्योंकि हमारे लोग कथाओं में बात कहते थे, कथा में बात कहते थे, भाषण नहीं झाड़ते थे मेरी तरह, वो कथा कहते थे। कथा में जब कोई बात कहते थे, कथा जस की तस गांव में पहुंचती है। इसलिए आप देखिए कि हमारे प्रथम जो ग्रंथ है, जिनको यूनेस्को ने सबसे पुरानी किताब मान लिया, वो है वेद। सबसे पुरानी किताब है वो। पुरानी किताब अकेली, जिसका टेक्स्ट बहुत कठिन है, वो विद्वानों के लिए, वो सामान्य जन के लिए नहीं, वो विद्वानों की चर्चा का विषय है। उस पर ज्ञानवंत उस पर चर्चा करते थे, पर समाज तक कैसे चीज पहुंचेगी, अब पत्रकारिता की भूमिका यहां प्रारंभ हो जाती है। समाज तक वो कैसे पहुंचेगा, इसलिए हमने उपनिषद रचे जिसमें कथाएं कही, हमने पुराण रचे जिसमें कथाएं कही, हमने महाभारत रामायण के माध्यम से, हमने कथाओं के माध्यम से कहा, ताकि जो वेद का जो अमृत है वो इन विविध पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। और हम और नीचे आए तो हमने पंचतंत्र की रचना की, हमने जातक कथाएं लिखी, हमने कहानी में कहा, हमने राम के चरित्र को कथा के रूप में कहा। अगर हम ज्ञान के रूप में कहते शायद हम सफल नहीं होते, पहुंच नहीं पाते वहां। और इसलिए इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि कथाओं के माध्यम से, केस स्टडीज के माध्यम से इस तरह से हम चीजों को लेकर लोगों तक जाएं कि वो लोगों तक गले उतर जाए। आज इस तरह की कहानियां कहने वालों का इंतजार, हम कम्युनिकेशन जो हम कहानी कहते हैं। आज आप स्टोरी जब खबर फाइल करना चाहते हो, मिश्रा जी बैठे हमारे पुराने साथी, तो क्या कहते हैं? आपकी स्टोरी क्या है, आपकी कहानी क्या? यही तो कहते हैं। हिंदुस्तान यही तो कहता रहा है, दुनिया के प्रथम कथावाचक हम। सबसे पहले दुनिया में कहानियां किसने कहनी शुरू की? आप बताइए, मुल्क, दुनिया कोई मुल्क बताइए जिसके पास इतनी कहानियां हो। किसी सबसे प्रथम कथावाचक हम हैं। हमारे पास सबसे पुरानी कहानियां हैं, वो जीवन को बदलने वाली कहानियां। एक कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। हम पत्रकार हैं, हम भी कहानी कहते हैं। क्या हमें कहानी कहना आता है या हम कहानी कहना भूल गए? हम जो कहानियां सुना रहे हैं उससे देश का भला होता है, बुरा होता है? समाज में एकता बढ़ती है, समाज में सद्भाव पैदा होता है, समाज में एकत्व पैदा होता है, राष्ट्र में एकता पैदा होती है, या विभेद पैदा होता है? सोचना पड़ेगा। हम जो कहानियां कह रहे हैं, बलात्कारियों की दिल्ली, अरे भाई 2 करोड़ के शहर में अगर एक रेप हो गया, दिल्ली बलात्कारियों की हो गई। क्या, किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं आप? किस दुनिया में रह रहे हैं आप? आप अपने सीरियल्स को देखिए, ये हम कम्युनिकेशन के लोग ही कर रहे हैं। वो सीरियल्स में स्त्रियों को किस तरह से आप जो है किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं? आपने अपनी दादी, नानी, माँ, पत्नी, बहन, भाइयों को देखा नहीं है क्या? वो ऐसे ही है क्या? इतने बड़े समाज में 1-2 घटनाएं अगर हो भी जाती हैं, वो उदाहरण नहीं समाज का, वो अपवाद है। पहले भी होती थी, पहले भी सूखता कहती,
पहले भी रावण रहा होगा, पहले भी लोग रहे होंगे, खल चरित्र रहे, हमेशा रहे हैं, पर खल चरित्र हमारा आदर्श नहीं रहे हैं। खल चरित्रों की हम गुणानुवाद नहीं करते, हम ईश्वर का गुणानुवाद करते हैं, हम उन लोगों का गुणानुवाद करते हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना सब कुछ किया, समाज के लिए किया। और इसलिए हमें इस बात की बहुत जिम्मेदारी से, इसलिए मैं पत्रकारिता का दर्शन आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारी पत्रकारिता किस लिए, क्योंकि आप संसदीय पत्रकारिता जानते हैं, आप लगातार विधानसभाओं कवर कर रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारी मर्यादाएं क्या है, हमारी सीमाएं क्या है, हमारी हदें और सरहदें क्या हैं, ये हमें पता है। पर हम अपनी हदें और सरहदें जानते हुए भी उनको लादते हैं और हमें लगता है उल्लंघन करना ही पत्रकारिता है। ये हमें पश्चिम ने सिखाया। हमें लगता है अगर हम लक्ष्मण रेखा नहीं लागेंगे तो अच्छा नहीं होगा, पर लक्ष्मण रेखा चाहे राम के राज्य में लागी गई हो, चाहे इस राज्य में लागी गई हो, वो हमेशा जो है युद्ध का कारण बनेगी और सीताहरण होकर के रहेगा। यानी आपका सील बचेगा नहीं, आपकी मर्यादा बचेगी नहीं। इतनी मर्यादा मत तोड़िए। किसी को अपनी लक्ष्मण रेखा लादने का अधिकार नहीं है और किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं कि वो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करे। और इसलिए संसदीय रिपोर्टिंग की सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि ये बहुत गहरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि उत्तरदायित्व तो पारदर्शिता दोनों जिम्मेदारियां हमारे पास है। हम उत्तरदायित्व भी पैदा करते हैं और पारदर्शिता भी पैदा करते हैं, सुशासन लाने का काम करते हैं। अटल जी की जयंती पर हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं, क्योंकि वो कहा करते थे चिमटे से भी नहीं छूंगा, गलत चीज को चिमटे से नहीं छूंगा। एक आदर्श समाज कैसे खड़ा हो, एक आदर्श समाज कैसे बने, ये हम सबका सपना है, पर ये हमारे उत्तरदायित्व से पूरा होगा, ये भाषणों से पूरा नहीं होगा। हम कहते हैं हम चाहते ऐसा हो, हम चाहते ऐसा हो, हम चाहते हैं पर हमारा कर्तव्य शून्य है। इसका हमको विचार करना पड़ेगा। और इस गहरी जो रिपोर्टिंग है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो रिपोर्टिंग है, इसकी सब पृष्ठभूमि को भी हमको समझना जरूरी है। आप देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली जो न्यू है वो ब्रिटिश शासन काल में रखी जाती है। 1861 में 1861 में इंडियन काउंसिल्स एक्ट बना, जिसमें भारत में सीमित स्तर पर विधायी परिषदों की स्थापना की गई। इनमें भारतीयों की भागीदारी लगभग नगण्य थी। इसके बावजूद में परिषदों की कार्रवाई को प्रेस के माध्यम से पहुंचाना हम सब ने शुरू किया। और 1870 और 80 के दशक में जब दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता कांग्रेस में प्रवेश करते हैं, तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, उन्होंने ब्रिटिश संसद में भारत से संबंधित बहसों और चर्चाओं को बहुत गंभीरता के साथ किया। और वो रिपोर्ट्स जो है आप देखेंगे, उस समय का जो हिंदू अखबार है, आनंद बाजार पत्रिका बहुत बड़ा अखबार था उस जमाने का, केसरी जिसको लाला लाजपत राय जी निकाला करते थे, लोकमान्य तिलक जी निकालते थे, वो हिंदी में मराठी में भी छपता था और इंग्लिश में भी छपता था। केसरी और मराठा नाम से दो अखबार निकालते थे वो, लाला क्या नाम, लोकमान्य तिलक जी, मुझे बार बार लाला लाजपत राय का नाम हरा है, वो पंजाब केसरी के संस्थापक थे। और द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन अखबारों ने काफ़ी उसमें संसदीय पत्रकारिता की इस तरह शुरुआत हुई। और जो हमारे विधान परिषदों में विमर्श हो रहे थे उनको उन्हें स्थान दिया। और उस समय का जो एक प्रेस की जिम्मेदारी थी, वो एक तरह से एक देश बन रहा था, एक मुल्क एक अलग तरह से सांसें ले रहा था और आज़ादी के आंदोलन भी चल रहे थे। उसीलिए कांग्रेस की स्थापना भी की गई, थोड़ा सा एक पंचिंग बैग मिल जाएगा हिंदुस्तानियों को, तो ये भूल जाएंगे आज़ादी और इनकी कुछ बातें मान लिया करेंगे, कर भी रहे थे क्योंकि वो थोड़े स्मार्ट लोग थे। और आप देखिए, इस स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान संसदीय प्रक्रिया को लेकर लोगों की जानकारियां, लोगों की सूचनाएं बढ़ती गई। और उसका कारण मैं आपको बताता हूं, ये बदलाव कैसे तेज होता है, शिक्षा कैसे बदलती है लोगों को। हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े लीडर्स को आप देखिए, जो पहली लाइन के लोग हैं फ्रीडम मूवमेंट के, वो सब विदेशों में पढ़ के लौटे हैं, सब विदेशों में पढ़ के लौटे हैं। आप गांधी को देखिए, पटेल को देखिए, सुभाष चंद्र बोस तो ऐसे सो ही गए थे। पहले सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, राजगोपालाचारी हैं, फर्स्ट लाइन के जितने लीडर्स हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये विदेशों में पढ़ने के लिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर सबसे ज़्यादा डिग्री उस समय उन्होंने इकट्ठी की। डॉक्टर लोहिया ने जर्मनी से PhD की, ये विदेशों में गए। बहुत सारे लोग ब्रिटेन में पढ़ के लौटे, बैरिस्टर की पढ़ाई। इन्होंने वहां जाकर महसूस किया, वहां के अखबारों को पढ़ा कि इतना छोटा सा देश है और हमारे जैसे महान देश पर राज कर रहा है, शिक्षा कैसे आंखें खोलती है। लोग यहाँ लौटते हैं, ये सब अखबार को एक टूल की तरह सब अखबार निकालते हैं। उसे पंडित नेहरू के भी 3 अखबार हैं, जिसमें कौमी आवाज है, हेराल्ड है, नवजीवन है, इसको लेकर भी इसमें काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। गांधी के अखबार है, सबने पत्रकारिता को टूल की तरह इस्तेमाल किया, उस आंदोलन को गति दी। आप देखिए, ये वो चीज थी कि उन्होंने उसको समझा कि नहीं, अब ये देश गुलाम नहीं रह सकता। और कांग्रेस जो स्वयं अंग्रेजों ने स्थापित की थी, इसलिए कि भारतीयों का गुस्सा धीरे धीरे निकलता रहेगा, थोड़ी थोड़ी इनकी बातें मानते रहेंगे और हमारा राज यहाँ चलता रहेगा। एक मास मूवमेंट में कांग्रेस बदल गई गांधी के आने के बाद, एक जन आंदोलन में कांग्रेस बदल गई।
और ये इस नाते हुआ कि हमने अपनी आंखें खोली, हमने अपने आप को समझा। इसलिए मैंने आपसे कहा भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, भारत के बनाओ। उनको लगा, जब बाहर गए तो उनको लगा, अंदर नहीं लगता था। जैसे मुझे यहां नहीं लगता छत्तीसगढ़ क्या है, जब बाहर गया तो मुझे रोज लगता था कि मैं कितने आत्मीय लोगों के बीच में नहीं हूं। मुझे हर दिन, मतलब भोपाल में रहता जरूर हूं, पर भोपाल के साथी सुनेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे कभी वो शहर आकर्षित नहीं कर पाया। बहुत सुंदर है, खूब पानी है, खूब पेड़ हैं, खूब खूबसूरती है, पर जो आत्मीयता मुझे यहाँ मिली रायपुर बिलासपुर में रहते हुए 14 साल लगभग मैंने, मेरी कर्मभूमि रही, मुझे वो चीज़ फील नहीं होती। दिल्ली तो खैर डॉक्टर साहब बताएंगे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा डॉक्टर साहब रहे दिल्ली में। दिल्ली तो किसी की है ही नहीं, दिल्ली तो विजेताओं की है, जो जीत जाए उसकी दिल्ली है, जिस दिन हार जाए उस दिन दिल्ली बेदिल वालों की हो जाती है। मेरी माता जी कहा करती थी, अभी तो उनका निधन हो गया, मेरी माता जी कहा करती थी दिल्ली में सब प्रधानमंत्री नहीं रहते, मतलब सामान्य लोग भी रहते हैं, पर दिल्ली तो देखिए मतलब विजेता की है, जो लूट ले, जो पटक के मार दे, गिरा दे, बैठ जाए कुर्सी पर, उसकी दिल्ली है। दिल्ली तो सदा संघर्षों से रही, ये तो दिल्ली किसी की नहीं है। दिल्ली से विजेताओं का सम्मान करती है। बड़ी कुर्सियां ना हो, दिल्ली कभी मत जाओ, कुर्सी पर दिल्ली में ही रहो, पर जैसे कुर्सी हट जाए अपने गांव लौट जाओ, अपने गांव लौट जाओ। मुझे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अरे तुम इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हो, अभी तुम्हारा कार्यकाल खत्म हुआ, अभी 10-15 दिन रहो, सबसे मिलो, सबको थैंक यू बोलो। हमने कहा व्हाट्सअप कर दूंगा सबको घर पहुंच के। मेरा कार्यकाल आज समाप्त हुआ डॉक्टर साहब, आज ही के दिन 12 जुलाई कार्यकाल समाप्त हुआ, 12 की रात को 8 बजे की ट्रेन पकड़ी मैंने, ये भोपाल एक्सप्रेस। मैंने जाऊंगा भी ट्रेन से, फाइनली ट्रेन से चलना है, आज भी ट्रेन से आऊँ डॉक्टर साहब, आपके आशीर्वाद के बावजूद मैं अपनी आदतें नहीं बदलता। तो ये चीज, अपनी आदतें मत बदलो, अपनी जमीन को मत भूलो। जमीन अगर नहीं भूलोगे तो जमीन बचा रहेगा, ये ध्यान रखिए। जमीन भूल जाओगे तो जमीन नहीं बचेगा। अपने पैर जमीन पर रखो। जो अटल जी कहते थे, वो सुमंगल सुमन की कविता है, जो अटल जी के नाम से पूरे देश में सुनाई जाती है, जीत में हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, सब स्वीकार करना, निराश नहीं होना, अपने काम को करना है। पत्रकारिता में भी संघर्ष। मेरे जैसा योग्य पत्रकार नौकरियों से निकाला गया, डॉक्टर साहब को पता है, नौकरी से निकाल दिया। मतलब मेरे पे क्या बुराई है, बोलता भी अच्छा हूं, लिखता भी अच्छा हूं, दिखता भी अच्छा हूं, पैसा भी नहीं खाता, फिर क्यों निकाल दिया भाई। सोई डॉक्टर साहब हमारे एक छोटे से कार्यक्रम में गए, वो मुख्यमंत्री थे, हम तो बहुत छोटे पत्रकार थे। हमने एक सरस्वती सक्सेना पे किताब लिखी, पतली थी, डॉक्टर साहब से निवेदन किया आपको व्यू चलवाना है, डॉक्टर साहब चले गए। और डॉक्टर साहब ने एक वाक्य जो मुझे कहा, उससे मुझे कर्तव्य बोध हुआ। विक्रम जी डॉक्टर साहब ने वहां बोला उस सभा में कि संजय द्विवेदी एक ऐसे पत्रकार हैं जो किसी सार्वजनिक काम को लेकर भी मेरे पास नहीं आते। तो मुझे इतना अच्छा लगा, इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या चाहिए। राज सत्ता आपको प्रमाणित कर रही है कि मैं किसी सार्वजनिक काम के लेकर भी उनके पास नहीं गया। और सच बात है कि जब तक हम देते हैं समाज को, तब तक हम देवता है। देवता सब चीज बना है, जो देता है वो देवता है। पत्रकार इसलिए देवता वो देता है। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग पत्रकारों के पास जाते हैं कि भैया मेरी मदद करो, मेरी खबर छाप दिया, मेरे सुन नहीं रहे कोई, मैं सब जगह जा जाके थक गया हूं। तो एक पत्रकार छोटी सी खबर छापता है, उसके साथ न्याय मिलता है उसको। जो देगा वो देवता होगा। ये हमारी गांव की बात, हम अपने गांव में बोलते हैं देवता मन ही है, देवता आदमी, बहुत देवता आदमी है। तो क्या है वो देवता, क्या वो देवता कहीं भी अपने आसपास ही देवता है। वो किसी भी व्यवसाय में रहते हुए देवता हो सकता है, उसमें देवत्व के गुण आ जाए। ये हिंदुस्तान अकेली जमीन है जो आपको सामान्य मनुष्य से ईश्वर बनने की सुविधा देती है, कोई नहीं देता। सबके यहाँ फिक्स है देवता कौन है, हमारा देवता कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अनेक भगवान हम अपने आसपास देखते नहीं हैं, जो उन्होंने भगवान स्वयं को घोषित कर दिया। या आप इसी जमीन पर कर सकते, दुनिया में कहीं नहीं कर सकते कि मैं भगवान हूं। कोई कर सकता क्या? जाके कहो अरब में मैं भगवान हूं, 6 इंच छोटा कर देंगे यहां से, यहां छोटा करते हैं, ऊपर से 6 इंच नापेंगे, छोटा कर देंगे, कोई नहीं कह सकता। पर भारत में कोई भी अपने को भगवान घोषित कर सकता है। यह भी एक तरह का लोकतंत्र है, क्योंकि हमने पहले से इतने सारे देवता मान रखे हैं। हमारे लिए तो ऐसे तो एक ही है, 64 करोड़ बताते लोग, और 56 भोग खाते हैं। मतलब थाली भी ऐसी नहीं कि छोटे पूरी हो जाए, 56 भोग लगता हमारे देवता को। कोई समृद्ध समाज ही 56 भोग लगा सकता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं। कोई गरीब समाज, कोई दरिद्र समाज 56 भोग की कामना नहीं कर सकता, क्योंकि भारत इतना समृद्ध था। हमारे देवता भी इतने सुसज्जित हैं, अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। ड्रेस पहन ले तो आप चल नहीं सकते उस कपड़े को पहन कर जो हमारे देवता धारण करते। ऐसा 2, 4, 10 किलो सोना तो लाद ही दो उनके ऊपर, उससे कम में तो उनको संतोष ही नहीं। छत्र उतर चढ़ा दो जितना चाहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? समृद्ध समाज था। कई बार हमसे लोग पूछते थे कि साहब इतना आक्रमण कैसे हिंदुस्तान पे हुआ। हमने कहा भाई झोपड़ी में डाका पड़ी, झोपड़ी में डाका नहीं पड़ेगा ना,
डाका वहीं पड़ेगा जहां माल होगा, जहां समृद्धि होगी, वहां डकैती पड़ती है। झुग्गी में तो डकैती पड़ी ऐसी खबर मैंने नहीं सुनी आज तक। मैं तो बहुत दिन से कवर कर रहा हूँ। आज बबलू तिवारी बैठे हैं तो प्राइम भी कवर करते थे, रात के रिपोर्टर, ये कॉलम लिखते थे रात का रिपोर्टर हरिभूमि के लास्ट पेज पे, तो उनका नाम ही पड़ गया था बबलू जासूस। तो आप ये देखिए कि किस तरह से हमारा आंदोलन चला है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन चले, और जब जब विधानसभा में अंग्रेजों के विरोध में आवाजें उठी, उन्हें अखबारों ने व्यापक रूप से कवर किया। तिलक के केसरी में खबरें कवर होती रहीं, गांधी जी के यंग इंडिया जैसे पत्रों ने इनको कवर किया, और 15 अगस्त 1947 हम आजाद हो जाते हैं। हम जब आजाद हुए तो 1949 में 49 में हमारी संविधान सभा ने भारत का संविधान अपनाया। उन संविधान सभा की बहसों को पढ़िए। संविधान सभा की कार्रवाई रोज कवर होती, रोज कवर होती। हमारे पत्रकार कवर करते संविधान सभा की कार्रवाई को, पूरा डॉक्यूमेंटेड, शब्द शब्द डॉक्यूमेंटेड है संविधान सभा का। और वो ऐतिहासिक और चुनौतीपूर्ण काम, इतने विद्वान लोग, मतलब ऐसे नहीं कि इतने बड़े बड़े खोपड़े वाले लोग, विद्वान विदेशों से पढ़ के आए, संविधान सभा की सूची में क्या आप हिल जाए, कितने लर्नर लोग संविधान सभा के अंदर, वो बहसें हो रही विद्वानों के अंदर, वो सारी बहसें कवर हुई, एक एक शब्द रिपोर्ट हुआ है। और ऑल इंडिया रेडियो पे, समाचार एजेंसियों पे, दैनिक पत्रों के माध्यम से ये पूरी संविधान सभा की कार्रवाई लोगों तक पहुंची। लोग जाना कि हमारा मुल्क कैसे बन रहा है। मेरे संविधान सभा की कार्रवाई में संविधान सभा के सदस्य तो शामिल थे ही, पूरा समाज में शामिल था, क्योंकि पत्रकारिता अपने धर्म का निर्वाह कर रही थी। और ये पहली बार हुआ जब राष्ट्र अपनी आत्मा को गढ़ने की प्रक्रिया में था और सारा समाज उसके अंदर शामिल था। क्योंकि आजादी मिली थी, लोगों में उत्साह था कि एक नया भारत बनेगा, एक नई दुनिया बनेगी, सालों की गुलामी से मुक्त हो रहे हैं, और एक सपना लोगों के अंदर था कि ऐसा होगा। और ये सब आप जैसे पत्रकारों की रिपोर्ट के नाते हुए आप सब ने किया। उस समय हम आप जैसे लोग ही रहे जिसको कवर करते हुए। तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बन गया, हमारे सपने पूरे हुए। और लोकसभा का गठन 1952 में हुआ, पता है आपको, इतिहास आप जानते हैं। एक नए युग की शुरुआत हुई, हमारी संसद और विधानसभाएं लोगों के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो गई, जिम्मेदारी के साथ। और संसदीय रिपोर्टिंग अपने आप एक व्यवस्थित कार्यक्षेत्र हिंदुस्तान में हो गया। अब संसद भवन में प्रेस गैलरी की स्थापना हुई, पत्रकारों को वहां से कार्रवाई देखने और रिपोर्टिंग करने की आजादी मिली। और मैं किताबों के माध्यम से बोलता हूं, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है नहीं, लिखता जरूर बड़ा हूं, तो मुझे याद है कुछ किताबें जो मैंने पढ़ी, उसमें चरणजीत सिंह बेदी, टी.एन. नायर, अर्जुन देव, कुलदीप नैयर जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग करी। और 90 के दशक के बाद जब टीवी चैनलों का आगमन हुआ, एक अलग तरह की पत्रकारिता शुरू हुई। 91 वो साल है जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। मतलब आप सोचिए 47 से लेकर के 90 तक एक अलग हिंदुस्तान है, और 91 के बाद का हिंदुस्तान एक अलग हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान को पढ़ना है तो 2 हिस्से पढ़िएगा, एक 90 के पहले का हिंदुस्तान, एक 91 के बाद का हिंदुस्तान। 91 के बाद का हिंदुस्तान इतनी तेजी से बदला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। 91 वो साल है जब हम भूमंडलीकरण की व्यवस्था लागू कर रहे थे, पूंजीवाद की व्यवस्था लागू कर रहे थे, और ग्लोबलीकरण को लागू कर रहे थे, ग्लोबलाइजेशन को। हम इसके आलोचक नहीं, आप ये मत सोचिएगा कि हम कुछ अलग कह रहे हैं, हम इसके आलोचक नहीं। पर जो कुछ हुआ इतनी तेजी के साथ हुआ, उन परिवर्तनों को दर्ज अभी किया जाना शेष है। जो परिवर्तन हुए, आप अपने कपड़ों को देखिए, अपने वार्डरोब को देखिए, अपने किचन को देखिए, अपने घर को देखिए, कुछ भी वैसा नहीं है जो 90 के पहले, कुछ भी नहीं। सारा कुछ बदल गया। हमारा एथिक्स, सोचने का तरीका। पहले मैं किसी मोहल्ले में जाता था तो मुझे बता दिया जाता था ये ऐसा घर है, ऐसी वो है, गणेश जी लगे हुए, वो राव साहब का घर है। आज मैं नहीं कह सकता। आज मैं किसी कॉलोनी में घुसता हूं, एक जैसे सारे घर हैं। आज नंबरों से मेरी पहचान है कि 47 नंबर में मैं रहता हूं, 48 में प्रवीण पाठक रहता है। आज हम नंबर हो गए। हमारे वार्डरोब, हमारे बच्चों के कपड़े, हमारा किचन स्मार्ट हो गया। स्मार्ट मोबाइल आया था, स्मार्ट किचन भी आना चाहिए। सब कुछ चीजें स्मार्ट हो गई। मैं फिर से कह रहा हूं, एम्बार्गो लगा रहा हूं कि मैं इसमें इसका आलोचक नहीं। एक नई दुनिया बन रही थी। मीडिया में भी बहुत अलग तरह की, आप आंकड़े देखिए किस तरह का मीडिया बिजनेस इसके बाद खड़ा होता है 91 के बाद। और निजी समाचार चैनल आए 91 में। लोकसभा टीवी और बाद के दिनों में राज्यसभा टीवी शुरू हुई, जो आजकल संसद टीवी के नाम से, उसके 3 चैनल आपको अलग अलग दिखते हैं, पर वो है वो राज्यसभा लोकसभा टीवी, आजकल संसद टीवी के नाम से चलती है। तो पत्रकार सिर्फ कलम से मुकाबिल नहीं, तब कैमरे के साथ भी उनकी बातचीत होने लगी। और अब और खतरनाक समय शुरू हो गया। अब जो है लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है।
यूट्यूब पर भी जो है विधानसभा समझाई जा रही है, ये भी है। तो जितने साधनों के साथ हम जुड़ते चले जाते हैं, जिम्मेदारियां उतनी गहरी होती जाती हैं। जब हम एक अखबार में काम कर रहे होते हैं तो हम 24 घंटे बाद हमें अवतरित होना है, पर जब हम पल पल कवर कर रहे हैं, जब हम ट्विटर पर चीजें कर रहे हैं, किसी हैंडल पे कुछ कर रहे हैं, तो हमें ज्यादा चपल, स्मार्ट और सतर्क तरह से काम करने की जरूरत है। आप देखा उसके बाद पत्रकारों पर क्या दनादन मुकदमे लगने शुरू हुए। इसलिए नहीं लगे कि वो उस पर लिख रहे थे, इसलिए भी लगे कि कुछ गड़बड़ हो भी रही। आज आप जान लीजिए कि 91 के पहले आदित्य साहब सबसे अधिक ट्रोल होते थे नेता और पुलिस वाले, आज सबसे ज्यादा ट्रोल होते जर्नलिस्ट। आप देखिए, आप इधर लिखते हैं, उधर से नीचे से लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि पहले क्या था, पहले बनबेट रखी थी, मेरे मन को भाया, जगीरा डाकू कहता है चाइना गेट में, मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। अब वो समय तो रहा नहीं है डिजिटल मीडिया के आने के बाद। अब वो समय है कि तू कैसे खाया, मेरे को भी याद दे, और तू गलत लिख रहा है। बड़े से बड़े जर्नलिस्ट को जिस तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं। पूर्व में क्या था, एक दूरदर्शन का बुलेटिन बनता था डीडी का, 10 लोग मिलकर बुलेटिन बना देते थे, सारा हिंदुस्तान सुनने के लिए मजबूर था। रेडियो में 5 लोग बैठ गए, अब आप आकाशवाणी से समाचार सुनिए, सुनिए भाई क्या करिएगा, सुनिए, सुनना ही सुनना है। पर जैसे आप डिजिटल माध्यमों पर जाते हैं, प्रतिक्रिया की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। समाज हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर सकता है, समाज भी कर सकता है, ट्रोलर्स भी कर सकते हैं। एक ट्रोल आर्मी खड़ी हो गई, आपने नए शब्द सुने होंगे, ट्रोल। ये ट्रोल क्या है? आर्मी रखते लोग, 100 लोग लगे हुए, एक न्यूज एक बना रखा है, 100 लोग बैठे हैं जिनका काम ही दूसरे को ठोकना है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, जिसको नैरेटिविज्म कहते हैं, नैरेटिव। वो नैरेटिव बनाते हैं। नैरेटिव फेक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये अपने आप में नए जो माध्यम आए हैं, उन्होंने भी हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी की है। पर हमसे लोग पूछते हैं कई बार, ये संसदीय रिपोर्टिंग है क्या बॉस, बताइए जरा। तो मैं मानना हूं कि एक दायित्व है, ये सामान्य पत्रकारिता नहीं है, एक दायित्व है, बहुत गहरा मिशन है, और एक संवैधानिक उत्तरदायित्व निभाने की भूमिका है जिसे मीडिया निभाता है। आप ठीक है, आप हाउस के अंदर नहीं है, पर फिर भी हाउस के अंदर है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कहां बैठे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया किस जगह, कि आप हाउस को देख रहे हैं, पर हाउस को किस दृष्टि देखना, पश्चिम की पत्रकारिता के पत्रकार की नजर से देखना, या नारद जी की दृष्टि से देखना, ये आपकी दृष्टि, लोक मंगल के लिए देखना, या पहले से गांठ बना के आना कि आज मेरे को ठीक ना दे, इधर से काटा उधर से काटा, 20 से 2 लाइन दिखा दी, साहब ये बोल रहे थे। मतलब आप संदर्भ के बिना चीजों को जो देने की समस्या है, जैसे मैं इतने बड़े वक्तव्य में 3-4 वाक्य आप मेरे से निकाल सकते हैं जिससे मुझे ट्रोल किया जा सकता है, बहुत आसानी के साथ, बहुत आसानी से ट्रोल किया। तो संदर्भों को न देना, सिर्फ कुछ क्रिएट करने के लिए कुछ कर देना, ये भी अपने आप बहुत चिंता की बात है। इसलिए विशिष्ट तरह की रिपोर्टिंग है, और इसकी शब्दावली बिल्कुल भिन्न है, और इसकी गहराई ज्यादा है, इसकी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता ज्यादा है। इसलिए बड़े जिम्मेदार पत्रकारों को ही लगाया जाता है। मीडिया हाउस भी इस बात को समझते हैं। ये रिपोर्टिंग ये नहीं बताती कौन क्या बोल रहा है, इतना हमारा काम नहीं है किसने क्या बोला, बल्कि ये बताती है कि क्यों बोल रहा है, बल्कि ये बताती किस संदर्भ में बोल रहा है, और ये भी बताती है उसका विधायी महत्व क्या है, ये भी बताती जनता पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों, आप सिर्फ एक रिपोर्टर या समाचार संवाददाता नहीं, आप लोकतंत्र का दास्तावेजीकरण करने वाले लोग हैं। इस 25 साल की मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर क्या हुआ, ये विधानसभा की लाइब्रेरी में तो पता ही चलेगा, जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं उसका, पर अखबारों के माध्यम, समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जानेंगे कि 25 साल में क्या हुआ छत्तीसगढ़ में। ये जो अखबार है, रोज का इतिहास है। हमें यही कहकर तो लांछित किया जाता है, ये हम रोज का इतिहास लिख रहे हैं। अगर हम गलत लिखेंगे तो इतिहास गलत लिखा जाएगा। कल कोई सुधारती आएगा, 25 साल पुराने यहाँ के अखबार पलटेगा, आपके बारे में बुरी छवि बना करके जाएगा, ध्यान रखिए। रिसर्च मटेरियल अखबार अब खत्म नहीं होते, ये सब उपलब्ध है, सबका डिजिटलाइजेशन हो रहा है, एक एक पन्ने सब रखे जा रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश की में जो माधवराव सप्रे संग्रहालय है, उसने लगभग 200 साल की हिंदी पत्रकारिता के समस्त अखबारों का डिजिटलाइजेशन करवा दिया, माधव उसके सब स्टेट बैंक के सहयोग से करवा दिया। यानी पन्ने संरक्षित रखे जाएंगे, जब कोई शोधार्थी आएगा इन्हीं पन्नों से गुजरेगा, ध्यान रखिए आप, इन्हीं पन्नों से गुजरेगा।
तब प्रवीण पाठक ने क्या लिखा था, पुरोहित जी ने क्या लिखा था, राव साहब ने क्या लिखा था, मधुकर द्विवेदी जी क्या कर रहे थे, ये सब दर्ज होगा। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको जो कवर कर रहे हैं उसको बहुत जिम्मेदारी के साथ कवर करें, इतिहास के साथ छेड़छाड़ न करें। हम दैनिक इतिहास लिख रहे हैं, इतिहासज्ञ तो अलग है, और इतिहासकार किसके आधार पर लिखेगा? इतिहासकार भी इन्हीं के आधार पर लिखेगा। पहला डॉक्यूमेंट तो हम ही कर रहे हैं, पहला डॉक्यूमेंट हम तैयार करते हैं, इस डॉक्यूमेंट के आधार पर रिसर्चर, इतिहासकार, साहित्यकार, रिसर्चर उस पर शोध करते ध्यान रखिए। इसलिए जो पहला डॉक्यूमेंट है वो गड़बड़, पहली कॉपी गड़बड़ हो गई तो आगे तो रेफरेंस गलत ही होना है। इसलिए आपको रेफर किया जाना है, आपको ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखिए, आप जब आप संसदीय रिपोर्टर हैं तो आप सिर्फ संवाददाता तो है नहीं, लोकतंत्र का दस्तावेजीकरण कर रहे हैं। आपको आंख, नाक और कान है जो सदन के भीतर घट रही हर घटना को सामने लाने का काम करते हैं। इसलिए यहां कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, ध्यान रखिए, यहां कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती। इसकी ये बल्कि गवर्नेंस इन प्रोसेस है। सुशासन की स्थापना में आपको योगदान देना है, लोगों के भले के लिए, छत्तीसगढ़ के भले के लिए, देश के भले के लिए आप काम कर रहे हैं। गवर्नेंस इन प्रोसेस की रिपोर्टिंग हम कर रहे होते हैं, ये हमको ध्यान रखना है। यही इसका सौंदर्य है, यही इसकी खूबी है, यही इसकी खूबी है। मुझे भी पहले बड़ा अंधेरा था, मैं समझता था कि संसद सांसद लोग करते क्या होंगे, करते क्या होंगे, तो ये क्या है, कुछ क्षेत्र भी नहीं रहते और व्यस्त दिखते रहते हैं। बाद में जब मैंने थोड़ा पढ़ा, जाना संसदीय समितियों के पास कितना काम रहता है, फिर संसदीय समितियों के काम को देखा, संसदीय समितियों के सामने पेश भी हुआ राजभाषा में, तो मुझे समझ में आया कि इतने कड़क लोग हैं, इनको हमसे ज्यादा चिंता राजभाषा की। कई बार अपमानित होने का अवसर मिला संसदीय समितियों के सामने, तो मैं समझा संसदीय समिति इतना अच्छा काम करती है, तो बिना अपमान के समझ नहीं आता। हमें तो मौज ही मौज है, सांसद हो गए तो मौज ही है, कोई काम ही नहीं इनके पास, घूम रहे गाड़ी लेके इधर से उधर। कई बार हमें लगता है संसद की समितियां क्या कर रही, विधानसभा की समितियां क्या कर रही, उनके काम को देखिए, उनकी रिपोर्ट्स को देखिए, जो प्रोसीडिंग्स बनाई उन्होंने, कितना रिसर्च बेस्ड काम है। जो यूनिवर्सिटीज जो काम नहीं कर पा रही वो हमारी संसदीय समितियां करके हमको देती हैं। अभी जो वक्त पर रिपोर्ट आई उसको देखिए, जगदल कपाल जी के नेतृत्व में जबरदस्त काम संसदीय समिति को करना होता है, कितनी फैक्ट फाइंडिंग होती है, कितनी ताकत लगती है उसके पीछे, कितनी गंभीरता के साथ काम होता है। मुझे नहीं पता था डॉक्टर अफसर के शुरू के दिनों में, नहीं आता, मुझे बाद में पता। इसलिए ऊपर ऊपर से चीजों को मत देखिए, उसकी गहराई में जाइए तो आपको पता लगेगा कि कितना गंभीर काम है। सरकारों को चलाना, सरकारों को पारदर्शिता के साथ चलाना, रिपोर्ट्स को बनाना, कानूनों को बनाना, पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी में लोगों के वो करना। ये अगर ये देश चल रहा है और चल ही नहीं रहा है बल्कि आगे बढ़ रहा है, सिर्फ चल थोड़ी रहा है, कोई सीरिया थोड़ी, चल भी तो रहा है, आगे भी बढ़ रहा है। 75 साल की यात्रा को देखिए, अरे चल रहा है तो जरूर इसमें चौथे स्तंभ का भी योगदान है और हमारे सांसदों विधायकों का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो आज की जो संसदीय रिपोर्टिंग है वो अखबार या कॉलम की खबर तक सीमित नहीं। अब रिपोर्टर ट्विटर थ्रेड्स जो हैं उस पर शामिल हो जाते हैं, पॉडकास्ट में सदन की कार्रवाई का विश्लेषण करते हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग, मैंने देखा अनेक को, और यूट्यूब पर विधेयकों को सरल भाषा में समझाते हैं। अनेक माध्यम इस समय पत्रकारिता के आए हैं, लेकिन इसके साथ एक चुनौती जुड़ी हुई है जो हमेशा जुड़ी रहेगी, वो है इसकी प्रामाणिकता। जब व्यक्ति अपने मोबाइल से, जैसे मैंने कहा, सदन में कोई वीडियो क्लिप को काट करके वायरल कर देता है, तब एक जिम्मेदार रिपोर्टर, संसदीय रिपोर्टर की जो भूमिका है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। आप सच्चाई बताएं कि सच क्या है। जब जनता जानती है सदन में किन मुद्दों पर बहस हो रही है, कौन कौन उनमें भाग ले रहा है और क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, तभी वो अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग कर पाती है। यही लोकतंत्र की मूल आत्मा है। हमने देखा है कि जो संसद की जो कार्रवाई होती है उसमें जो बड़ी गंभीर बहसें हो रही होती हैं तो पत्रकार दीर्घ खाली हो जाती है और हाउस तो खाली हो जाता है। ये भी वजह है, इसको हमें जिम्मेदारी से देखना है। आज जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा अपने 25वें साल में प्रवेश कर रही है, ये समय है कि हम संसदीय पत्रकारिता को ज्यादा गंभीर, ज्यादा सोचपूर्ण, उत्तरदायी बनाएं। मैं सभी माननीय पत्रकारों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सदन को केवल खबर का सोर्स मत समझिए, बल्कि उसको ज्ञान का सोर्स भी समझिए, लोकतंत्र की प्रयोगशाला भी मानिए। आपकी रिपोर्टिंग और आपकी दृष्टि जो है वही लोकतंत्र को जीवंत बनाए रख सकती है। साथियों, सदन में जो उठने वाले समाचार होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो केवल समाचार नहीं होते, एक संवेदनशील राजनीतिक संदर्भ भी जुड़े होते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि सदन के अंदर उठाया गया जो विषय संवैधानिक अधिकार से जुड़ा है या नीतिगत फैसलों से जुड़ा हुआ है। सदन में हुई जो बहस है वो लोक हित में है या राजनीतिक प्रशासन का हिस्सा है, समझना चाहिए। एक जमाने में हमारे दोस्त जो है, इसकी जो छोटी सभाएं होती हैं नगर निगमों की, उसको कवर किया करते थे ग्वालियर में। कहते थे सर अचानक जो है बड़ी
हल्ला गुल्ला हाउस के अंदर शुरू हो गया, कारण क्या? मैंने कहता कोई कारण नहीं, इसके कारण आप लोग। कैमरा हटने के बाद जो है होता है क्या? तो ये चीज है, सीधे प्रसारण से भी एक समस्या खड़ी हुई। शुरू होता हाउस नगर निगम का, 100 कैमरे लगे हुए हैं, तो नेता प्रतिपक्ष को भी जोश दिखाना है, सब अध्यक्ष को जोश दिखाना और अन्य पार्षदों सांसदों को भी जोश दिखाना है। हाँ, उसके बाद वो कहते हैं आप लोग बाहर जाइए, कैमरे बाहर चले जाते हैं, शांतिपूर्ण हो जाता है, फिर वो आपस में सब कर लेते हैं जो करना होता है उनको। ये भी चीज़ है। तो ये भी एक चीज़ है, ये जो एक तरह की मतलब आपको देख करके सामने वाला उत्तेजित हो जाए, ये तो मैं पहली बार देखा। मतलब उनके अंदर कोई उत्तेजना नहीं है, पर वो क्योंकि आप आ गए तो उनको दिखाना है कि हम जनहित में कैसे डटे पड़े हैं और कैसे जनहित करके ही आज मानेंगे। आज जो है ग्वालियर जो है सबसे स्वर्णिम शहर बन के रहेगा, कुछ भी हो जाए आज हम कर देंगे 2 घंटे में, देखिए चिंता नहीं करिए आप लोग। तो भी एक चीज़ है। तो ये हम जर्नलिस्ट बने तो हमारे कई मतलब शौक तो है ही, करियर भी है और दायित्व भी। शौकिया तो आई, मन तो था मेरे का, ऐसा नहीं है। जैसे जगीरा डाकू का मन कहता है, हमारा भी मन कहता है कि हम जाएं जर्नलिज्म में जाएं और लिखे पढ़ें। नहीं, बहुत से कम है ज़माने में मोहब्बत, कुछ और भी कर सकते थे, पर जर्नलिज्म को अगर हमने अपनाया है तो एक दायित्व बोध के नाते अपनाया है। राजनीति में जो लोग आते हैं वो भी इसी सपने से आते हैं, वो भी बदलने के लिए आते हैं। बदल जाते बात अलग, पर बदलने के लिए आते हैं। आपके लागू नहीं, कुछ चीजें स्टार लगा के हम बोलते ना सर पे लागू। डॉक्टर रमन सिंह केदार कश्यप जी को छोड़ दिए, अध्यक्ष गलतियां करते नहीं, मंत्री गलत होते नहीं, तो सब पे लागू नहीं होता। ये कोई बेनी एक अपवाद हो जाते हैं। पर हम लोग भी तो आए ना, हम भी तो बदलने के लिए आए, हम भी तो बदल गए, हम भी वैसे कहाँ रहे। जो सपना लेके हम चलते हैं अपने गांव से, अपने घर से, पत्रकारिता में आते हैं, राजनीति में आते हैं, सामाजिक क्षेत्र में जाते हैं, हमारे सपने अलग होते हैं। पर जीवन की परिस्थितियां बहुत सारे समझौते होंगे, पर मूल जो हमारा काम है उसको भूलना नहीं चाहिए। सब करते हुए कुछ करना। और सोरी जी कहा करते थे हम लोगों से, जो हमारे केंद्रीय मंत्री बने, बहुत बड़े विचारक हैं, वो कहते थे पत्रकार को एक साथ 1-2 काम करना चाहिए। सर वो कहते थे अगर अपनी अस्मिता को बचा कर रखना, सुरक्षित रहना है तो 1-2 काम करना चाहिए। तो वो क्या करते थे, ट्रांसलेशन करते थे किताबों के, और अंग्रेजी में किताबें लिखते थे, उनको रॉयल्टी बहुत आती थी। तो ये भी एक चीज है कि हमें बहुत सचेत होकर काम करने, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। हमें लगता है कि हमको किसी ने नहीं देखा, हमें बहुत सारे लोग देख कर, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन लोग करते हैं, बहुत ध्यान से लोग हमें देख रहे होते हैं। और इसलिए हम क्योंकि इतिहास की रचना कर रहे हैं, आपकी कलम से निकली हुई जो रिपोर्ट है वो भविष्य के लिए दस्तावेज बनेगी। अगर आप संसदीय पत्रकार हैं, अगर आपको केवल कलम कैमरे की बात नहीं है, यहाँ सिद्धांत और संविधान की बात भी है, जिसको लेकर अनेक लोग घूम रहे हैं। मैं जानता हूँ रिपोर्टिंग करते समय बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं। आजकल बहुत सारे समाचार चैनल हैं, पोर्टल्स हैं, टीआरपी क्लिक्स का दबाव है, मानता हूँ। ऐसे में विधेयक पर गंभीर बहस की जगह सदन में जो नोकझोंक होती है उसको प्राथमिकता मिल जाती है। आपको जब भी आप संसदीय परंपराओं पर कोई क्लास कर रहे होंगे या कहीं जा रहे होंगे, या हमारे संसदविद हैं जो बड़े, वो यही बताते हैं कि यार संसद में इतनी अच्छी चर्चाएं होती हैं, उनको कोई जगह नहीं मिलती। नोकझोंक, मारपीट, विधेयक फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी बहुत चर्चा छप जाती है, फ्रंट पेज न्यूज बन जाती है। और प्राय जो सबसे उपद्रवी सांसद होता है वही सबसे लोकप्रिय सांसद भी होता है। जो उपद्रवी है वह सबसे लोकप्रिय है, और जो बड़ा सीरियस नोट पे अपनी डिबेट्स में हिस्सा ले रहा है, विधेयकों पर चर्चा कर रहा है, उसका जिक्र ही नहीं होता। ये भी एक चीज़ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, समाज में ऐसा होता है, जो बदमाश बच्चा होता है उसको पूरे मोहल्ले के लोग जानते हैं, और जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा बाद में जब पेपर छपता टॉप कर गया हाई स्कूल में, तो लोग जानते हैं हाँ भाई चलो ठीक है, यूपीएससी क्रैक कर दिया, तब जानते हैं। तो उसको इससे घबराने की भी जरूरत नहीं है। तो इसका मुकाबला आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो रियल टाइम रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, अगर सदन में कोई अहम वक्तव्य हो गया है तो मिनटों में ट्विटर थ्रेड बन जाता है, न्यूज फ्लैश पर आपको फ्लैश होता है, विश्लेषण प्रारंभ हो जाता है। इस तात्कालिकता के दबाव में हमें तथ्यों की पुष्टि को भूलना नहीं चाहिए। अंततः ये हमारी जिम्मेदारी है, ये कोई और नहीं करेगा। नियमों की जांच करना, संतुलित भाषा का प्रयोग करना, इसका हमको अवसर नहीं मिलता। आधी अधूरी जानकारी कई बार हमसे प्रसारित हो ही जाती है। वक्तव्य को संदर्भ से काटने की बात मैंने आपसे कही ही। उकसावे को भी कई बार हमें जिम्मेदार माना जाता है कि हम विवादों को उकसाने वाली रिपोर्टिंग कई बार हम करते हैं। ये सब चीजें संसदीय पत्रकारिता की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि हम दिन भर अच्छा काम करते हैं और महीने में एक गड़बड़ हो गई हमसे तो कहेंगे मीडिया वाले सब ऐसे ही, समाज भी कहता है ये मीडिया के लोग ऐसे। आप देखिए मीडिया के लोग कैसे ट्रोल हो रहे हैं, जैसा मैंने आपसे कहा। तो आज तो आपके पास मोबाइल ऐप्स हैं, डेटा डैशबोर्ड्स है, एआई टूल्स है,
फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सारे प्लेटफॉर्म का भी थोड़ा इस्तेमाल करिए, अपने को अपग्रेड करने की हमें ज़रूरत है। और आज किसने क्या कहा यही नहीं बताना है, खबरों के होने की जो प्रक्रिया है, चीज़ों घटने की जो प्रक्रिया है वो भी हम बताएं। और आज डेटा का समय है, ध्यान रखिए आप, ये समय बहुत विचारों का नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहने का भी नहीं, भाषणों का भी नहीं है, डेटा का समय है, डेटा स्टोरी का समय है। और न्यूज़ रूम 2.0 का टाइम है, जिसमें आप जो संसदीय पत्रकार हैं उनको कोडिंग में सही लेकिन क्यूरियोसिटी ज़रूर आनी चाहिए। डेटा स्टोरी के पीछे ह्यूमन स्टोरी भी आपको दिखानी पड़ेगी। और याद रखिए, कलम से हम इतिहास लिखते थे, डेटा से हम भविष्य गढ़ते। कलम से हम इतिहास लिखते थे, डेटा से भविष्य गढ़ते हैं। इसलिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आज के समय में। इसलिए डेटा जर्नलिज्म पे बहुत लोग काम कर रहे हैं, आप भी थोड़ा उसके बारे में अध्ययन करें कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी सोसाइटी में आ रही है, किस तरह से जो कार्रवाइयाँ विधायिका की बंद दरवाजों के पीछे हो रही थी, लोगों को जानकारियाँ नहीं मिलती थी, बहसें लोगों से पाई जाती थी, अब नहीं है। लोकतंत्र ने उस सबको बदल दिया है और निरंतर लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है। बड़े बड़े जो राजनीति विज्ञानी वो कहते हैं कि लोकतंत्र 100 सालों में साकार होता है, 100 सालों में। अभी तो हमें 75 साल में, टेंशन की क्या बात है, बहुत समय हमारे पास। इसलिए अटल जी भी कहते थे इस बात को, सदन की क्या मर्यादाएं हैं, कई बार उनको याद दिलाई हाउस के अंदर। अनेक सांसद हमारे, पीलू मोदी, सोमनाथ चटर्जी, अनेक लोग। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि बहुत ही अलग तरह का समय आ रहा है। आने वाला जो समय है जिसमें हम विश्व गुरु होने की कामना कर रहे हैं, 2047 जिसकी तारीख तय की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो भी हमको देखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की विधानसभा जो है एक अद्भुत विधानसभा है और मैंने अपनी आंखों से भी इस राज्य को बनते हुए देखा है। डॉक्टर साहब के पूरे कार्यकाल तो मैं रहा ही, और एक नई राजधानी, एक नया राज्य कैसे आकार लेता है। और जब हर एक आध साल पे मैं यहाँ आता हूँ तो मैं बदलाव हो पाता हूँ। मैं इस शहर में कितनी गाड़ियाँ चलाता था, प्रवीण तुम्हें पता है, कितना दौड़ाता था अपनी मारुति 800 को। आज मैं नहीं चला सकता गाड़ी, आज मैं सर उतरा, मैं घबरा गया। मतलब गजब का, मतलब राजधानी पहचान नहीं आ रही है। और जब नई राजधानी को देखता हूँ कि एक अलग ही दुनिया बन रही है वहाँ पर। एक नई विधानसभा भी आपकी बन रही, मुझे पता चला। और ये बहुत अच्छी विधानसभा है जिसने बहुत कम समय में बेस्ट प्रैक्टिस को सम्मानित किया। मैंने लिस्ट सूची देखी जिसमें हमारे तमाम साथियों को पत्रकारिता में अच्छे काम करने के लिए सम्मानित किया गया। और आपने पूरी हमारे पत्रकारों के लिए स्थान, संसाधन, सहयोग, मीडिया गैलरी, प्रेस रिलीज, लाइव टेलीकास्ट जैसी सुविधाएं आपने दी हैं। तो 24-25 सालों की यात्रा में आपने बहुत सिखाया है, हम सबको भी, पत्रकारों की भी, दूसरे राज्यों की विधानसभाओं को भी प्रेरित किया है। और लोगों की जो जानने की इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं। आज भी आप इस बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। तो एक तरह से पारदर्शिता की यात्रा पर छत्तीसगढ़ की विधानसभा का योगदान है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संसदीय रिपोर्टिंग की जो ऐतिहासिक यात्रा है, ये हमें सिखा रही है कि हमारा काम सिर्फ सूचना देने का नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जीवंत, प्राणवान बनाए रखने का है। एक पत्रकार के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्र के विधायी इतिहास का प्रामाणिक दस्तावेज तैयार कर रहा है। आज जब छत्तीसगढ़ की विधानसभा और मेरी कर्मभूमि छत्तीसगढ़ में वो रजत जयंती वर्ष मना रही है, तो बहुत आवश्यक है कि हम संसदीय लोक प्रणाली की, संसदीय लोकतंत्र की, संसदीय रिपोर्टिंग की उस परंपरा का स्मरण करें जो हमें एक जागरूक, उत्तरदायी और पारदर्शी लोकतंत्र की ओर अग्रसर कर रही है। आप सभी पत्रकार मित्रों को, जो मेरे साथ थे, जो मेरे साथ हैं, जो मेरे साथ रहेंगे, उनको भी, सभी अधिकारियों को विधानसभा के, डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में जो लोग काम कर रहे हैं, कृष्णा दास जी बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं पत्रकार मित्रों का, माननीय सचिव विधानसभा जी, उनको भी, माननीय केदार कश्यप जी जो हमारे से छोटे आदमी से मिलने मेरे भोपाल के छोटे दफ्तर में भी आ जाते हैं। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और डॉक्टर साहब का आशीर्वाद जैसे मुझ पर था वैसे बना रहे, और आप इसी तरह स्वस्थ प्रसन्न रहें। और अपने सभी पत्रकार साथियों को, अपने कुछ विद्यार्थी मुझे यहाँ दिख रहे हैं मेरे, उनको भी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब अपने कर्तव्य को बहुत जिम्मेदारी से निभाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। सत्र के मुख्य वक्ता महोदय का साल श्रीफल से सम्मान माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री के कर कमलों से। स्मृति चिन्ह भेंट।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी से सादर आग्रह है कि इस सत्र का आभार प्रस्तुत